सीरिया 13 साल से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा था। बशर अल असद की सत्ता के पतन के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये सिविल वॉर का अंत है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों के घुसने और राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर भागने के साथ ही असद परिवार के 50 साल के शासन का रविवार सुबह बड़े ही नाटकीय ढंग से अंत हो गया। असद सरकार के गिरने का लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया और खुशी में हवा में गोलियां भी चलाई। सीरिया में विद्रोहियों के हावी होने और असद की सेना के कमजोर पड़ने के पीछे कई बड़े कारण सामने आए हैं। इस पूरे विद्रोह में एक बड़ा रोल तुर्की का भी है। रॉयटर्स ने योजना की जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों के हवाले से बताया कि करीब 6 महीने पहले ही विद्रोहियों ने तुर्की को एक बड़े हमले की योजना के बारे में बताया था। हालांकि तुर्की ने इस पर कुछ भी नहीं कहा और विद्रोहियों ने इसे उसकी मौन स्वीकृति समझ लिया। बमुश्किल 2 हफ्ते पहले शुरू हुए इस ऑपरेशन में विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। इस शुरुआती जीत और ऑपरेशन की रफ्तार ने सभी को चौंका दिया था। इसके बाद 10 दिन से भी कम समय में विद्रोही अलायंस राजधानी दमिश्क पहुंच गया और रविवार को असद परिवार के 5 दशकों के शासन को खत्म कर दिया। असद की कमजोरी ने ही उनके विरोधी सेना के सितारे बुलंद कर दिए थे। असद की सेना टूट चुकी थी और थकी हुई थी। उनके मुख्य सहयोगी ईरान और लेबनान का हिजबुल्ला इजराइल के साथ चल रही लड़ाई में व्यस्त है और काफ़ी कमज़ोर भी पड़ गया है। सीरिया का सबसे बड़ा सैन्य समर्थक रूस भी यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है, इसलिए फिलहाल वो असद पर ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहा था। रिपोर्ट में इलाके के एक राजनयिक और सीरियाई विपक्ष के एक सदस्य सूत्रों के हवाले से कहा गया कि विद्रोही तुर्की को बिना बताए आगे नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि तुर्की युद्ध के शुरुआती दिनों से ही सीरियाई विपक्ष का बड़ा समर्थक रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर पश्चिमी सीरिया में तुर्की के कुछ सैनिक भी तैनात हैं जो विद्रोहियों की मदद करते हैं, जिसमें विपक्षी सीरियन नेशनल आर्मी भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि वो विद्रोहियों के अलायंस के मुख्य गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS को एक आतंकवादी समूह मानता है। राजनयिक ने कहा कि विद्रोहियों का ये बोल्ड प्लान HTS और उसके नेता अहमद अल शरा, जिसे अबू मोहम्मद अल गोलानी के नाम से जाना जाता है, उसके ही दिमाग की उपज थी। अलकायदा से अपने पुराने संबंधों के कारण गोलानी को वाशिंगटन, यूरोप और खुद तुर्की ने भी आतंकवादी घोषित किया हुआ है। हालांकि पिछले दशक में HTS, जिसे पहले नुसरा फ्रंट के नाम से भी जाना जाता था, उसने अपनी छवि को नरम करने की कोशिश की है। HTS का सबसे ज़्यादा दबदबा इदलिब पर था, जहां कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसने कमर्शियल एक्टिविटी और आबादी पर खूब भर भर कर टैक्स लगाया। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की सरकार लंबे समय से सीरिया में इस तरह के बड़े विद्रोही हमले का विरोध करती आई है, क्योंकि उसे ये डर था कि इससे उसके यहाँ शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी और बॉर्डर पार कर काफी सीरियाई लोग उसके यहाँ शरण लेने पहुंच जाएंगे। तुर्की ने उत्तर पश्चिमी सीरिया में लड़ाई को रोकने के लिए 2020 में रूस के साथ एक सैन्य समझौता भी किया था। सूत्रों ने बताया कि हालांकि इस साल की शुरुआत में विद्रोहियों को ये एहसास हुआ कि तुर्की का रुख अब असद को लेकर सख्त हो रहा है। सीरियाई विपक्षी सूत्र ने कहा कि असद को शामिल करने के अंकारा की कोशिश नाकाम होने के बाद विद्रोहियों ने तुर्की के सामने अपना प्लान रखा। इसमें तुर्की को यह संदेश दिया गया कि सालों से दूसरा कोई रास्ता काम नहीं आ रहा है, इसलिए अब हमारा रास्ता अपनाएं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप हस्तक्षेप ना करें। इसके बाद विद्रोहियों ने मौका देखा और तब हमला किया जब असद सबसे कमजोर स्थिति में थे। अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे उनके सैन्य सहयोगी रूस, ईरान और लेबनान के हिजबुल्ला पहले की तरह निर्णायक मारक क्षमता जुटाने में फेल रहे। इन तीनों ने असद को सालों तक सहारा दिया था। सीरिया की कमजोर पड़ चुकी सेनाएं इस स्थिति में नहीं थी कि वो अकेले ही विद्रोहियों को रोक सके। असद शासन के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी को बताया कि भ्रष्टाचार और लूटपाट इस हद तक बढ़ चुका था कि मिलिट्री के जो टैंक और लड़ाकू विमान थे उनमें फ्यूल तक नहीं बचा था। ये इस बात का उदाहरण है कि सीरियाई राज्य कितना खोखला हो गया है। पिछले 2 सालों में सीरिया की सेना का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार विद्रोही जितनी तैयारी से आए और हमला किया, उसके मुकाबले सीरिया की सेना तो कुछ भी नहीं थी। इसमें सबसे ज्यादा दिमाग अबू मोहम्मद अल गोलानी का रहा, जिसने शासन के कमजोर पड़ने का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने कहा, अलेप्पो को इस तरह खोने के बाद सीरियाई सेना कभी उबर नहीं पाई और जितना ज्यादा विद्रोही आगे बढ़े, असद की सेना उतनी ही कमजोर होती चली गई। विद्रोहियों की प्रगति की रफ्तार उम्मीद से ज्यादा तेज थी। 5 दिसंबर को हमा पर कब्जा कर लिया गया और रविवार के आसपास होम्स पर भी कब्जा हो गया। उसी समय सरकारी सेना ने दमिश्क को भी खोड़ दिया। सीरिया के बाहर एक छोटी विपक्षी समूह सीरियन लिबरल पार्टी के अध्यक्ष बासम अल कुआतली ने कहा, भले ही ये विद्रोहियों के लिए एक अच्छा मौका था,
लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि सरकार इतनी तेजी से गिर जाएगी। हर किसी को थोड़ी बहुत लड़ाई की तो उम्मीद थी। रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि वॉशिंगटन को विद्रोहियों के लिए तुर्की के फुल सपोर्ट के बारे में तो पता था, लेकिन उसे इसकी कोई खबर नहीं थी कि अलेप्पो पर हुए शुरुआती हमले के लिए तुर्की ने विद्रोहियों को मौन स्वीकृति दे दी थी। फिलहाल असद अब रूस में है और अब आगे देखना होगा कि सीरिया में विद्रोहियों की सरकार कैसे काम करती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।